तो हेलो स्टूडेंट्स, इन्वेंटर्स एडुकेयर आपके लिए लेकर आया है जे एडवांस का सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन भी चैप्टर वाइज, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। अब आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग इन्वेंटर्स एडुकेयर में आपके लिए लेकर आए हैं जे एडवांस का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, और वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों का, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री, यानी यूट्यूब पे आपके लिए स्टूडेंट्स। तो आज मैं प्रभाकर कुमार फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूं आपके लिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद फिजिक्स का चैप्टर आएगा, मैथमेटिक्स का आएगा, फिर इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का, सारे चैप्टर्स आपको सिलसिलेवार रूप से जे एडवांस के सॉल्यूशन यहाँ पे बताए जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि जे एडवांस में बहुत पुराने क्वेश्चन में उतने रिलीवेंट नहीं है, तो हम लोग 1990 यानी 1990 से लेकर के अप टू डेट अभी तक के सॉल्यूशन हम लोग बताएंगे। 1990 यानी 1990 के पहले के क्वेश्चंस को हमने ओमिट कर दिया है, छोड़ दिया है, क्योंकि वो आप लोग खुद बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कंसीडर ए टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का टाइट्रेशन हो रहा है विथ एसिडिफाइड मोर साल्ट। ये मोर साल्ट क्या होता है? यूजिंग डाइफिनाइलामीन एज इंडिकेटर। तो आप देखिए यहाँ पे एक इंडिकेटर यहाँ पे रखा गया है। इंडिकेटर क्यों रखा जाता है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है? क्योंकि जब टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ जाए तो कलर चेंज हो जाए। रिएक्शन में उसका कोई लेना देना नहीं है, वो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस समय कलर चेंज के लिए केवल होता है। यानी जो हमारा जो रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, वो हो रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का मोर साल्ट के साथ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसका रिएक्शन मोर साल्ट के साथ हो रहा है। तो मोर साल्ट क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट .6H2O, उसमें 6 वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, उसी को मोर साल्ट कहा जाता है। तो देखिए क्या है, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 .6H2O, ये हमारा मोर साल्ट है। ये हमारा है मोर साल्ट, ठीक है। ये हमारा एक डबल साल्ट होता है स्टूडेंट्स, इसमें 2 साल्ट होते हैं, एक फेरस सल्फेट है, एक अमोनियम सल्फेट है। जब 2 साल्ट को लेकर के इक्विमोलर रेशियो में वाटर में मिला करके उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है तो डबल साल्ट बनता है। खैर, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है और ये हमारा मोर साल्ट है, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का मोर साल्ट के साथ यहाँ पे टाइट्रेशन हो रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर साल्ट रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट। इसका मतलब यह है कि इस डाइक्रोमेट का अगर हम लोग 1 मोल को यूज करेंगे, इस डाइक्रोमेट का 1 मोल को यूज करेंगे, तो ये मोर साल्ट का कितना मोल हम लोगों को जरूरत पड़ेगा टाइट्रेशन में। फिर से आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर साल्ट, कितने मोल मोर साल्ट का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि इस मोर साल्ट का x मोल का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। जो लोग जो नंबर नहीं पता होता उसको x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ऐसा मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हम कैसे बनाएंगे? रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, रिएक्शन में केवल रिएक्टेंट दिए गए हैं, कोई बात नहीं है। अब मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है, आपके लिए। देखिए तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन दिया गया है तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट नहीं लिख पाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब हम लोग टाइट्रेशन पढ़ाते हैं, जब रिडॉक्स रिएक्शन में, तो जो फेमस रिएक्शंस हैं जो टाइट्रेशन में यूज होंगे उसको हम लोग बताते चलते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि याद रखना बाबू, ये K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये केवल एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप देखेंगे तो ये +6 आता है, आप x मान करके निकाल सकते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ रहा है, ठीक है। और ये जब भी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर अपना दिखाता है एसिडिक मीडियम में तो क्रोमियम +3 बन जाता है। अब देखिए आप यहाँ पे क्रोमियम का +6 से चला गया है +3 पे, तो +6 से जब +3 पे चला गया है तो आप देख लीजिए इसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। +6 से जब +3 पे चला गया है तो इसका रिडक्शन हो गया है, यानी ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखा रहा है। आप जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे केमिकल का ऑक्सीडेशन करा देता है और खुद का रिडक्शन करा लेता है। तो आप देख रहे हैं +6 से +3 चला गया,
यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ गया, यानी इसका रिडक्शन हो गया। तो क्योंकि क्रोमियम का रिडक्शन हो गया, यानी अब ये जिससे रिएक्शन कर रहा है, यानी मोर साल्ट से रिएक्शन कर रहा है, तो ये मोर साल्ट का ऑक्सीडेशन करेगा। रिडॉक्स रिएक्शन में यही तो होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमियम का हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ पे मोर साल्ट का होगा ऑक्सीडेशन। तो कैसे ऑक्सीडेशन होगा, देखिए यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे। तो क्योंकि ये डबल साल्ट है, ये एक अलग साल्ट है, ये एक अलग साल्ट है, और ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, हम इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ से अगर ब्रेक कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये FeSO4 आ जाएगा। अब जानते हैं कि सल्फेट आयन पे -2 चार्ज होता है, तो सल्फेट आयन पे -2 चार्ज होगा तो आयरन पे कितना होगा, +2 चार्ज होगा, यानी यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। अब देख लीजिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना यहाँ पे आ रहा है, +2 आ रहा है, ठीक है। तो आयरन यहाँ +2 में है, और इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन होकर आप जानते हैं कि आयरन का दो ही तरह का ऑक्सीडेशन नंबर शो हो सकता है आयन के रूप में। एक तो आयरन आइसोलेटेड होगा तो 0 होगा, या तो अगर होगा +2 होगा या तो +3 होगा। आयरन का दो ही वैलेंसी है, +2 और +3, फेरस और फेरिक। तो यहाँ पे ये फेरस फॉर्म में है, ये फेरिक फॉर्म में जाएगा, ऑक्सीडेशन होकर के ये +3 बना देगा, ऑक्सीडेशन होकर के ये +3 बना देगा, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो +3 बना देगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोगों को क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है मोर साल्ट का कितने मोल का जरूरत पड़ेगा अगर डाइक्रोमेट आयन का 1 मोल का हम लोग रिएक्शन करेंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ दो तरीका आता है, या तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर दें किसी भी तरीके से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, और मोल कॉन्सेप्ट लगा दें, या तो आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे चले जाएं। लेकिन हम लोग टाइट्रेशन के क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे ही चलते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी बन जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो हम लोग यहाँ पे अब एन फैक्टर निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मोर साल्ट का एन फैक्टर, अब देख रहे हैं आयरन +2 से चला गया +3 में, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 का है, और यहाँ आयरन का भी एक ही एटम है, यानी इसका एन फैक्टर निकालेंगे 3 - 2 इंटू 1 इसलिए कि आयरन का एक ही एटम है, अगर 2 एटम होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, एन फैक्टर 1 आ गया। मोर साल्ट का एन फैक्टर, जब मोर साल्ट का ऑक्सीडेशन होता हो तो 1 ही होता है। अब हम लोग इसका एन फैक्टर देखेंगे डाइक्रोमेट का, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। देखिए यहाँ पे एन फैक्टर अगर देखते हैं आप, +6 से कहां चला गया, +3 पे चला गया, तो 6 - 3 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, क्रोमियम का 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 - 3 3 होगा, इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी एन फैक्टर कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। आप जानते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के अनुसार किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, सभी के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में इक्वल होते हैं। मींस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 रिएक्टेड must be equal to number of gram equivalent of more salt reacted, must be equal to number of gram equivalent of chromium ion formed, must be equal to number of gram equivalent of ferric ion formed। मतलब सभी के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर मोर साल्ट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। चलिए देखिए कैसे इक्वल करते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आएगा, मोल इंटू एन फैक्टर। जैसा आप पढ़े हैं, आपने थ्योरी पर रखा है कि नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आता है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या चीज, मोर साल्ट, ऑफ मोर साल्ट। ये हम लोग इक्वल कर दे रहे हैं। देखिए अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट K2Cr2O7 लेंगे, इसका मोल 1 है, मोल इंटू एन फैक्टर 1 × 6 इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे मोर साल्ट का मोल इंटू एन फैक्टर x × 1, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, यानी 6 मोल मोर साल्ट का जरूरत पड़ने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया था, ऑप्शन क्या दिया गया था, 3, 4, 5, 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, और यहाँ पे 6 मोल मोर साल्ट का जरूरत पड़ेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट के 1 मोल को यूज करने के लिए। तो चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन नंबर 2 को चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूजिंग K2Cr2O7 बाय आयोडोमेट्री द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इज, पूछ रहा है यहाँ पे। तो K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट पूछा गया है, ऑप्शन में दिया गया है मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 होगा, या मॉलिक्यूलर वेट बाय 6 होगा, या मॉलिक्यूलर वेट बाय 3 होगा, या सेम एज मॉलिक्यूलर। मींस K2Cr2O7 का एन फैक्टर ही तो पूछा गया है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे देखिए आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का बात हो रहा है, ठीक है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का बात हो रहा है, यानी K2Cr2O7 रिएक्ट करेगा Ki से,
और आयोडोमेट्री में आप जानते हैं कि आयोडीन रिलीज होता है प्रोडक्ट में, और आयोडोमेट्री में आयोडीन रिएक्ट करता है रिएक्टेंट में। तो K2Cr2O7 Ki के साथ रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम में, क्योंकि आप जानते हैं K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केवल एसिडिक मीडियम में है। तो ये जब रिएक्ट करेगा Ki के साथ एसिडिक मीडियम में, तो ये I माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन करेगा, ये I2 बनेगा, और ये खुद क्या बन जाएगा, +6 से बन जाएगा +3, जैसा पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था। और ये आयोडीन फिर आता है, और ये जो हाइपो यहाँ लिखा हुआ है Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट है, जिसको हाइपो भी हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो जो भी आयोडीन रिलीज होता है, ये आयोडीन आकर फिर इससे रिएक्ट करेगा, और फिर क्या हो जाएगा, S4O6 - 2 बन जाएगा, और ये I2 से I- बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट K2Cr2O7 का पूछा गया है, इसलिए सेकंड स्टेप से हम लोगों को ज्यादा लेना देना नहीं है, बस आपको मैंने प्रोसेस समझा दिया। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर क्या होगा बताइए। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था +6 से +3 चला गया, इसका रिडक्शन हो रहा है, एन फैक्टर होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, 6 - 3 इंटू नंबर ऑफ क्रोमियम एटम इन ए मॉलिक्यूल 2, यानी कितना हो गया, 6 - 3 इंटू 2 6 हो गया। एन फैक्टर इसका 6 आ जाता है, यानी मॉलिक्यूलर वेट बाय 6 ही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रिएक्शन ClO- से बन जा रहा है ClO3- + 2Cl- इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, क्या ये रिडक्शन का एग्जांपल है, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल है, या ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो कैसे पता लगाएंगे, देखिए हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग पता करते हैं। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर लाते हैं, x मान करके लाएंगे, x - 2 = -1 हो जाएगा, यानी x = क्या हो जाएगा, +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। इसका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 है, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान के लाएंगे, x - 2 × 3 यानी x - 6 = -1, तो यहाँ पे क्लोरीन का आ जाएगा +5, और यहाँ तो -1 दिया हुआ है ही, ये माइनस मतलब -1 है। क्लोरीन का देखिए यहाँ पे हो गया है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, और यहाँ पे क्लोरीन का देखिए हो गया है रिडक्शन, मतलब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो गया है और रिडक्शन हो गया है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन है, एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो जाता है, यानी ये एग्जांपल है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2001 का क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट। देखिए ऑक्जेलिक एसिड क्या है आपको याद होगा, H2, आपका ऑक्जेलिक एसिड क्या है आपको याद होगा, देख लीजिए ऑक्जेलिक एसिड है H2C2O4.2H2O, इसलिए कि डाइहाइड्रेट बोला गया है। देखिए ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट यानी ऑक्जेलिक एसिड का ये क्रिस्टल है। जब भी ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है तो उसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाए जाते हैं। ये ऑक्जेलिक एसिड का डाइहाइड्रेट है और इसका 6.3 ग्राम लिया गया, इज मेड अप टू 250 मिलीलीटर। इसका मतलब इसमें वाटर मिला मिलाकर, पानी मिला मिलाकर सॉल्यूशन को कितना बना दिया गया, 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन को बना दिया गया। बहुत अच्छी बात है, यानी ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये 250 मिलीलीटर है। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग मोल कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे इसका पहले मोलर मास ला देते हैं, मास बाय मोलर मास करेंगे, मोल आ जाएगा। तो हम लोग इसका देखेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, इसका आ जाएगा हमारा मेरे ख्याल से 90 आ जाएगा, और इसका प्लस हमारा 18 × 2 कितना आ जाएगा 36, और 90 + 36 आ जाएगा। आप रफ में कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं तो 1 × 2 2 हो गया, प्लस इसका 12 × 2 24 हो गया, इसका 16 × 4 64 हो गया, और इसका तो 18 होता है वाटर का, आप जानते हैं 16 + 2 18 × 2 36 हो गया। इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10, 10 4 14 2 16, हाथ में रहा कितना, एक रहा, तो हमारा हो जाएगा 3 6 9 2 11 1 12 126। इसका मॉलिक्यूलर वेट 126 है, यानी मोलर मास 126 ग्राम पर मोल होगा। तो इसका हम लोग मोल निकाल लेते हैं स्टूडेंट। चलिए इसका मोल निकालेंगे अगर हम लोग तो आ जाएगा 6.3 / 126 मोल। अब बताइए ये डेसिमल को उड़ाएंगे हम लोग, जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ये कितने बार में कटेगा, ये मेरे ख्याल से 3 × 2 6 और 2 6 12, यानी 2 बार में तो कट जा रहा है, 1/20 मोल आ गया। देखिए ये जीरो का जीरो लग गया। तो ये ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट मेरे पास 1/20 मोल है, ठीक है, और इसको हम मिली मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप आंसर में देखिए सब मिलीलीटर में दिया गया है तो मिली ला ही देते हैं। इस मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो ये हो गया मिली मोल, ठीक है, तो ये कटेगा कितना, 20 5 100 और 1 0 का 0, ये 50 मिली मोल आ गया, 50 मिली मोल आ गया। यानी ये जो क्रिस्टल हमारा है
ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट का 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में ये 50 मिलीमोल हमारा है। ये हम लोग को पता चल गया यहाँ कितना है, 50 मिलीमोल। ये हमारा यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट है। चलिए अब क्या कहा जा रहा है, द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी NaOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। देखिए क्या बदमाशी करता है, इसमें ये 250 मिलीलीटर में ये 50 मिलीमोल था, लेकिन ये 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन को रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्शन कितना करता है, 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। यानी इस 250 मिलीलीटर में से आप क्या करेंगे, मात्र 10 मिलीलीटर निकालेंगे। आप ऐसा समझिए, ये जो सॉल्यूशन है ये मान लीजिए एक बीकर में यहां पर है और ये 250 मिलीलीटर है, ठीक है, जिसके अंदर ये 50 मिलीमोल आपका H2C2O4.2H2 है। लेकिन आप इस पूरे का रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, आप इसमें से मात्र कितना निकाल रहे हैं, 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन आपने बाहर निकाला। तो 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन जब आप बाहर निकालेंगे तो क्या ये पूरा 50 मिलीमोल आ जाएगा, नहीं आएगा। तो आपको यूनिटरी मेथड लगा देना चाहिए सिंपली कि 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में अगर 50 मिलीमोल है तो 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना मिलीमोल होगा। सिंपली आप यूनिटरी मेथड से लाकर ला सकते हैं। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, या फिर इसका एक और तरीका है, आप देख लीजिए, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन है तो जिस फ्रैक्शन में वॉल्यूम निकालिएगा उसी फ्रैक्शन में इसका मिलीमोल भी निकलेगा। तो 10 मिलीलीटर वॉल्यूम निकाले हैं और पहले से 250 मिलीलीटर है, तो कितना अब आप यहाँ से वॉल्यूम फ्रैक्शन निकाले, 10/250, इतना वॉल्यूम फ्रैक्शन आया और इसी फ्रैक्शन में इसका मिलीमोल भी निकल जाएगा, तो 50 कर देंगे हम लोग। इतना मिलीमोल यहाँ पर हमारा H2C2O4.2H2 आया। ये हम डायरेक्ट यहाँ पे बना दिए हैं स्टूडेंट्स। आप चाहते हैं तो आप यूनिटरी मेथड से बनाइए। आप लिख लीजिए कि क्योंकि 250 मिलीलीटर में 50 मिलीमोल है तो 10 मिलीलीटर में कितना मिलीमोल है, इतना ही आपका आएगा। इसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा 0 0 कट गया, ये 5 बार में कट गया, ये हमारा 5 बार में कटेगा, 50 25 और 5 दूना 10, यानी ये आ जाएगा हमारा 2 मिलीमोल। ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 मिलीमोल हमारा ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट आ जाएगा। और इस ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट का रिएक्शन करना है NaOH के साथ। ये बेस है, ये एसिड है, ठीक है। एसिड और बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, दोनों एक दूसरे का दुश्मन होता है। तो हम लोग अभी इसके आगे का देखिए, इसको हम रिएक्शन कराएंगे। देखिएगा, थोड़ा जगह बना लिए हम। तो अब हमारे पास कहानी ये है कि हम इस चीज को यहाँ लिख दे रहे हैं, 0.1 NaOH, उसका वॉल्यूम पूछा गया है ना, ठीक है। थोड़ा सा और इसको ऊपर कर दे, हम जगह बना लिए। चलिए, तो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए आप, हमारे पास है H2C2O4.2H2O, जो हम यहाँ से लाए, ये वाला चीज हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और वो 2 मिलीमोल है। ये कितना है, 2 मिलीमोल है। और इसका रिएक्शन हो रहा है NaOH सॉल्यूशन के साथ, जिसका नॉर्मलिटी 0.1 दिया गया है। और इसका वॉल्यूम पूछा गया है मिलीलीटर में, कितने मिलीलीटर का जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए V मिलीलीटर, मान लीजिए X मिलीलीटर, मान लीजिए Y मिलीलीटर, जो आपको अच्छा लगे मान लीजिए। और फिर दोनों का रिएक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल कर देंगे। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट आएगा कैसे, मिलीमोल इनटू एन फैक्टर। अब इसका एन फैक्टर क्या होगा बताइए। इसका एन फैक्टर, क्योंकि ये एसिड है और एसिड का एन फैक्टर होता है जितना भी H+ आयन एसिड छोड़ता है। तो ये कितना H+ आयन छोड़ेगा, दो हाइड्रोजन यहाँ पर है तो 2 H+ आयन छोड़ेगा, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर कभी आप यहाँ देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, देख लीजिए। और यहाँ पे .2H2 होगा अगर डाइहाइड्रेट है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन दोनों छोड़ेगा, तो एन फैक्टर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया। यहाँ तो नॉर्मलिटी दिया है तो एन फैक्टर का जरूरत भी नहीं है। दोनों का मिलीग्राम इक्विवेलेंट को हम इक्वल कर देते हैं। देखिए आंसर तुरंत कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे आएगा, सो देखिए यहाँ पर आ रहा है हमारा मिलीमोल इंटू एन फैक्टर। हम दोनों का मिलीग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर रहे हैं। मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट H2C2O4.2H2O इक्वल टू हो जाएगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। दोनों को इक्वल कर रहे हैं, हम डिटेल सॉल्यूशन बता रहे हैं स्टूडेंट्स। अब मिलीमोल इंटू एन फैक्टर 2 × 2, यहाँ पे वॉल्यूम इंटू नॉर्मलिटी ही तो एन फैक्टर आ जाएगा, सॉरी वॉल्यूम इंटू नॉर्मलिटी ही तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। वॉल्यूम को और मिलीलीटर में है तो मिली ही आएगा, तो वॉल्यूम इंटू नॉर्मलिटी नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तो वॉल्यूम इंटू नॉर्मलिटी। अब यहाँ से वॉल्यूम हमारा आ चुका है, ये 4 हो गया, बाई में हो गया 0.1, यानी ये 40 मिलीलीटर आ गया। हम लोग को ऑप्शन देखना है कि कहाँ हमारा 40 मिलीलीटर है। हमारा आंसर ए में 40 मिलीलीटर है, यानी हमारा आंसर ए हो जा रहा है। यहाँ पे मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए फिर से। क्वेश्चन आप देख चुके थे, अब सॉल्यूशन को एक बार बड़ा करके देख लीजिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा स्लाइड कर दे रहे हैं, देख लीजिए आप, ठीक है, छोटा भी कर दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कौन सा है, देखिए क्वेश्चन कहता है, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, among the following the species in which the oxidation number of
एलिमेंट इज +6। इसमें वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का +6 होने वाला है नहीं, ऑक्सीजन तो -2 रहेगा क्योंकि ये मेटल है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर अगर यहाँ x मान के लाएंगे तो ये +7 हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा नहीं है। यहाँ पे चेक करते हैं, क्रोमियम का x मान के लाते हैं तो क्रोमियम का x हो जाएगा, साइनाइड का -1 होगा, -1 × 6 = -3, तो ये क्रोमियम का यहाँ पे +3 आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे निकेल वाले को यहाँ पे निकेल वाले का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, तो निकेल का x फ्लोराइड है, फ्लोराइड पे -1 हो जाएगा, × 6 = -2, ये x आ गया +4, ये भी हमारा नहीं है। ठीक है, यहाँ गया क्रोमियम का x मानते हैं। चलिए, तो क्रोमियम का x मानेंगे, ऑक्सीजन का -2 × 2 -1 × 2, क्लोराइड है यहाँ पर, इसका -1 होगा क्योंकि ये मेटल है ना, तो ये तो खींचेगा नहीं, तो ये खींचेगा तो -1 में खींचेगा, = 0। आप देख रहे हैं यहाँ पे +6 आ गया है, यानी ये यहाँ पे +6 है, तो यही आंसर है। ठीक है, ये आईटी के पुराने क्वेश्चंस है, जैसे जैसे ईयर बढ़ता है वैसे वैसे उसका लेवल भी बढ़ता जाता है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, तो शुरू में हर तरह के क्वेश्चन आया करते थे आईटी में। ठीक है, तो धीरे धीरे पैटर्न बदला है, तो हम लोग सभी क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8, H2, F2 एंड H2S रिस्पेक्टिवली आर। ये सब एक फ्री गिफ्ट क्वेश्चन हुआ करता था पहले, हालांकि अब आपको लग रहा है आप 2022-2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 2022 में तैयारी कर रहे हैं, 2023 के लिए या फिर और आगे साल के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए 1999 में कई बच्चों का तो जन्म भी नहीं होगा मेरे ख्याल से 1999 में, तो उस समय का ये बात है। तो ठीक है, हम लोग देखते चलेंगे सभी को, एक हम लोग फॉर्मेट बनाया है कि 1990 से लेकर के उसके आगे तक का सब देख लेंगे। तो S8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्यों? आप जानते हैं कि होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का 0 होता है, क्योंकि दोनों तरफ से सल्फर है, कोई खींचेगा ही नहीं। H2, F2 में इसका x मान लीजिए, तो x हो जाएगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 सल्फर है तो 2x हो गया। फ्लोरीन का -1 होता है, क्योंकि फ्लोरीन तो हमेशा खींचेगा ही, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेईमानी का राजा कौन है? बेईमानी का राजा है फ्लोरीन, आप जानते हैं। तो यहाँ पे -1 × 2 = हो जाएगा 0, तो x = आ जाता है यहाँ +1, यहाँ पे आ जाता है +1। अब यहाँ पे सल्फर का लाएंगे, तो यहाँ पे सल्फर का क्या होगा? इसको x मान लेते हैं, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा +1। अब जानते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन जनरल कंपाउंड में +1 होता है, केवल मेटल हाइड्राइड में ही उसका -1 होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये +1 × 2 हो गया, और यहाँ पे सल्फर का क्या हो गया? +x हो गया, = 0, x = आ गया -2, यानी 0 +1 और -2 ऑप्शन को देखा जाए, 0 +1 और -2, ये हमारा ए नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, तो देखते हैं, देखिए क्या है। The number of moles of KMnO4 that will be needed to react completely with 1 mole of ferrous oxalate. हाईली फेमस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हाईली फेमस है। ठीक है, ये क्वेश्चन हाईली फेमस है, और इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में भी आजकल आ रहे हैं, जे एडवांस में भी बदल बदल के आ रहे हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, ठीक है, KMnO4 का कितने मोल का जरूरत है? मान लीजिए x मोल का जरूरत है। That will be needed to react completely with 1 mole of ferrous oxalate, ferrous oxalate हमारा हो जाएगा FeC2O4, ferrous oxalate हो जाएगा FeC2O4, जिसमें ऑक्जेलेट पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा +2, इसलिए फेरस है। इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में आपको याद है KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑल मीडियम में है, और अलग अलग मीडियम में इसका प्रोडक्ट भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में इसका मैंगनीज पे ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा, आप निकाल करके देख सकते हैं, और एसिडिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट करके कहां चला जाएगा? +2 पे चला जाएगा। याद रखिएगा, एसिडिक, न्यूट्रल, अल्कलाइन, एसिडिक मीडियम में +2, न्यूट्रल मीडियम में +4, अल्कलाइन मीडियम में +6, एसिडिक, न्यूट्रल, अल्कलाइन 2, 4, 6। KMnO4 का ये प्रोडक्ट इस तरह से बनता है, तो ये +7 से चला जाएगा +2 में, एसिडिक मीडियम है तो। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका ऑक्सीडेशन कराएगा, और ऑक्सीडेशन कराएगा तो आपको याद रहना चाहिए कि जब भी ऑक्जेलेट का ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट्स, तो ऑक्जेलेट के ऑक्सीडेशन से बनता है CO2, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Fe+2 का भी ऑक्सीडेशन करा देगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको छोड़ेगा नहीं, इसको बोलेगा आप भी चलिए, आपका भी ऑक्सीडेशन कराएंगे, और इसको बना देगा +3, यानी फेरस का ऑक्सीडेशन से बन गया फेरिक, और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देखिएगा +4 आएगा, और यहाँ पे देखिएगा +3 आ जाएगा। ठीक है, आप x मान करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप C2O4 को इधर कर दीजिए ना, C2O4 -2 है ना, यहाँ इसको x मानकर बना लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ जाएगा +3। तो आप देखिए यहाँ पे +3 से ये चला गया है +4 पे, यानी एक ही कंपाउंड में स्टूडेंट्स दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन है।
ऐसे में एन फैक्टर क्या होगा, दोनों एलिमेंट के एन फैक्टर का सम हो जाता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले इसका एन फैक्टर, तभी हम लोग इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल कर पाएंगे। तो देख लीजिए, दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 मोल फेरस ऑक्जेलेट, इसका 1 मोल दिया गया है, इसको हम लिख दे रहे हैं। चलिए केवल एन फैक्टर लाना है, उसका काम बन जाएगा। इसका एन फैक्टर देखिए, +7 से +2 5 हो गया, एक ही एटम है, एक ही से मल्टीप्लाई हुआ, 7 में से 2 गया 5 आ गया यहाँ। इसका एन फैक्टर कैसे लाएंगे, पहले इसके अनुसार एन फैक्टर लाते हैं, फिर इसके अनुसार लाते हैं, फिर दोनों को सम कर देते हैं। फेरस के अनुसार लाएंगे तो +2 से गया +3, एक का अंतर है, एक ही एटम है, तो इसके अनुसार एन फैक्टर 1 होना चाहिए। इसके अनुसार देखिएगा +3 से चला गया +4, एक का अंतर है, लेकिन कार्बन का 2 एटम है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे थे ना, तो आप देखेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से बढ़कर के +4 हो गया, अंतर एक का आया 3 से 4, लेकिन क्योंकि 2 कार्बन का आइटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 - 3 4 - 3 इंटू क्या कर देंगे, यहाँ पे इंटू कर देंगे 2 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 2 कार्बन एटम है, कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि कार्बन के अनुसार इसका एन फैक्टर 2 आ रहा है, आयरन के अनुसार एन फैक्टर 1 आ रहा है, तो ओवरऑल एन फैक्टर 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करेंगे, तुरंत आंसर देखिए फेंक देगा ये। तो देखिए यहाँ पे मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर इसका ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, मोल इंटू एन फैक्टर इसका ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, x = आ गया 3/5। ये जो जल्दी से सॉल्व हो गया इसलिए कि ग्राम इक्विवेलेंट पे हम लोग चले, नहीं तो हम लोगों को करना क्या पड़ता है, इसको बैलेंस करना पड़ जाता है। तो आंसर 3/5 है, जो कि आंसर बी में दिख रहा है, ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिसॉल्विंग, देखिए यहाँ पे अब कंसंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन आ चुका है। डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 दिया है, तो इसका मोल अभी आ जाएगा हमारा, यानी यूरिया हमारा कितना मोल है, मास बटे मोलर मास, यानी 2 मोल है। 2 मोल यूरिया को 1000 ग्राम पानी में मिलाया गया है, यानी 1 किलोग्राम पानी में मिलाया गया है। गिव ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी, इसके मिलाने से जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है 1.15 ग्राम पर ml। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मोलरिटी, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मोलरिटी ऑफ द क्वेश्चन, तो मोलरिटी ऑफ क्वेश्चन, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम लोगों को मोलरिटी के फार्मूला पे चलना है, कि मोलरिटी का फार्मूला है, आप जानते हैं मोलरिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ला चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लाना है, तो उसके लिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, लेकिन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से काम नहीं बनेगा, हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए। तो ठीक है, सॉल्वेंट ये है हमारा, सॉल्वेंट का मास हम लोगों को पता है, और सॉल्यूट जो यूरिया है 120 ग्राम है, इसका मास भी पता है, दोनों को सम कर दीजिए, दोनों को सम कर दीजिए। ये 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम है, ग्राम ग्राम हम लोग ऐड करेंगे, तो 1000 ग्राम प्लस 120 ग्राम यानी 1120 ग्राम हमारा सॉल्यूशन हो गया, दोनों को सम कर दीजिए। 1000 प्लस 120 ग्राम सॉल्यूशन है, यानी 1120 ग्राम हमारा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का डेंसिटी और सॉल्यूशन के मास से हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम लाएंगे। आप फार्मूला जानते हैं, आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है, देखिए फार्मूला हमारा है डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, सिंपल सा बात है। तो हम लोग यहाँ पे इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ला रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन 1120 ग्राम और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.15 ग्राम पर ml, ठीक है, ग्राम ग्राम कटेगा ml में आ जाएगा, 1120 बाई 1.15 इतना मिलीलीटर हमारा आ गया। तो हम लोग इसका ला रहे हैं मोलरिटी, मोलरिटी लाने के लिए क्या चाहिए आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम हम लोग को लीटर में चाहिए, मोल हम लोग को सॉल्यूट का चाहिए, दोनों चीज हम लोग को पता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हम पहले ही ला चुके थे, 2 मोल हमारा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखिए हम ला चुके हैं, इसको मिलीलीटर में है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 1120 बाई 1.15 और बाई में यहाँ पे 1000 कर देंगे, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, इतना मोल पर लीटर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, तो स्टूडेंट्स मोलरिटी हम लोग इसका लाएंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है तो कहीं ना कहीं रहेगा, और ऑप्शन भी देखिए मिलता जुलता दिया गया है, खास करके ये दोनों ऑप्शन, तो आपको इसको सही तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने तरीका आपको बता दिया है, आप जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2.05 m आ जाएगा। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही करीबी ऑप्शन है, इसको आपको सही से कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसका आंसर 2.05 m आएगा, यही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4
that will be needed to react with 1 mole of सल्फाइड आयन in acidic solution। इस तरह का क्वेश्चन भरले से हिस्ट्री में आता रहा है, जेईई मेन एडवांस सब में। तो यहाँ पे देख लीजिए KMnO4 का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, KMnO4, और इसका रिएक्शन किससे हो रहा है? सल्फाइड आयन यानी कि SO3-2 से हो रहा है। और कौन से सॉल्यूशन में? एसिडिक मीडियम में ये हमारा रिएक्शन हो रहा है। अब जानते हैं KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और एसिडिक मीडियम में ये +2 में चला जाता है, पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा था। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस सल्फर का ऑक्सीडेशन कराएगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? यहाँ x मान कर लाएंगे, x -6 = -2, यानी यहाँ पे +4 आ रहा है। और इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा? ये सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सल्फर का +6 पे चला जाएगा। क्योंकि सल्फर पे +4 है, अब ये बढ़ेगा तो हाईएस्ट पे जाएगा, +4 के बाद +6 ही है इसका। तो इसलिए सल्फाइड आयन के ऑक्सीडेशन से सल्फेट आयन बनता है, और यहाँ पे तो इसका रिडक्शन हो ही गया है। एन फैक्टर निकालिएगा, एन फैक्टर +7 से +2 आता है, यानी कि यहाँ 5 आता है। यहाँ पे एन फैक्टर निकालेंगे, +4 से +6 आ गया, यानी 2 आ गया। अब क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4, इसका कितना मोल चाहिए? मान लीजिए x मोल चाहिए, नीडेड टू रिएक्ट विथ 1 मोल सल्फाइड आयन, इसका 1 मोल के लिए। देखिए हर ये क्वेश्चन का एक सीरीज है कि इसका इतना मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए। देख रहे हैं बार बार इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, रिएक्शन बदल बदल के। तो इस पे जरा ज्यादा फोकस करेंगे आप लोग, फ्यूचर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करेंगे, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट, इसका भी मोल इंटू एन फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट। x = आता है 2/5। देखिए 2/5 ए में है, यानी ए हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। ये मीन मोलर मास का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। गिवन दैट एबंडेंस ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप का एबंडेंस का मतलब होता है परसेंटेज बाय मोल। ठीक है, एबंडेंस ऑफ आइसोटोप, हमारे पास आयरन का 3 आइसोटोप दिया गया है, आयरन 54, आयरन 56 और आयरन 57। इसका एबंडेंस दिया गया है कितना कितना? 5%, 90% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, यानी ये परसेंटेज बाय मोल है, ये परसेंटेज बाय मोल है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। द एटॉमिक मास ऑफ आयरन, तो आयरन का एटॉमिक मास क्या हम 54 बताएंगे, क्या 56 बताएंगे, क्या 57 बताएंगे? हम लोग एवरेज बताएंगे। जब भी आइसोटोप का केस आएगा तो एटॉमिक वेट एवरेज होगा। एवरेज एटॉमिक वेट हम लोग को मीन मोलर मास लेना है, तो हम लोग को एवरेज एटॉमिक वेट यानी मीन मोलर मास कैसे लाना है? देखिए आपको याद होगा, ये परसेंटेज बाय मोल है, तो टोटल मिक्सचर को 100 मोल अगर मान लें तो 100 का 5% 5 ही होगा, 90% 90 ही होगा और 5% 5 ही होगा। मतलब हम मान सकते हैं कि इसका 5 मोल है, इसका 90 मोल है, इसका 5 मोल है 100 मोल के मिक्सचर में। और एवरेज एटॉमिक वेट का फार्मूला आपको याद होगा, मोल इंटू मोलर मास प्लस मोल इंटू मोलर मास प्लस मोल इंटू मोलर मास बाय टोटल मोल, याद होगा। तो मोल इसको मान ले रहे हैं क्योंकि परसेंटेज बाय मोल है, और 100 मोल मान लेंगे तो जितना परसेंट उतना ही मोल। तो इसका मोल इंटू मोलर मास कीजिए, मोल इंटू मोलर मास प्लस मोल इंटू मोलर मास प्लस मोल इंटू मोलर मास। अब बाई में टोटल मोल करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 5 + 90 + 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आप स्टूडेंट्स देखेंगे कि ये 55.95 आ जाता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे आंसर पता है, लेकिन आप लोग अपना कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे और सही तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन को यहाँ पर प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया। ये पार्ट 1 है। इसी चैप्टर का पार्ट 2 आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इसके आगे के ईयर्स के क्वेश्चन हम बताएंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, इन्वेंटर से एडुकेयर के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये पूरे ही चैप्टर का केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का A to Z जितने भी चैप्टर्स हैं सबका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं, और ये आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।